खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनने को लेकर मची रार के बीच तमाम नेता मंथन करने में लगे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर सामने आए लेटर बम की वजह से पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा है। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस बवाल की शुरुआत पार्टी की तरफ से कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने की है। पार्टी के अंदर छाए इस संकट को उस वक्त और हवा मिल गई जब CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली। उन्होंने साथ ही नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की भी अपील की। वहीं राहुल गांधी पार्टी में छिड़े इस विवाद से काफी खफा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि CWC की बैठक हो रही थी, इस बीच खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। सूत्र बता रहे हैं CWC की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अगले AICC सत्र तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। हालांकि उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो ये अध्यक्ष बना नहीं रहना चाहती हैं, इसी के लिए बैठक हो रही थी। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि अगले AICC अगले सत्र तक वही अध्यक्ष बनी रहेंगी। बैठक हालांकि अभी भी जारी है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस को तलाश है अपने अध्यक्ष की। सवाल यह है कि अध्यक्ष कहां से हो, गांधी परिवार से हो या गैर गांधी परिवार का हो। इन्हीं सब मुद्दों पर माथापच्ची चल रही है। बाहर आवाम को भी बेसब्री से इंतजार है कि देश का एक प्रमुख विपक्षी दल जल्द से जल्द अपना एक अध्यक्ष चुन ले जो 24 घंटे पार्टी के लिए सोचे और कुछ करे। सिंह के जरिए चल रहे कांग्रेस CWC की बैठक में आज सूत्रों ने बड़ा किरदार निभाया है। सूत्र के हवाले से कोई ना कोई रिपोर्ट आती रही। सबसे पहले खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं पर राहुल गांधी ने बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। सूत्रों की इस खबर पर कपिल सिब्बल तिलमिला गए। इन्होंने फौरन ट्वीट कर दिया। फिर सूत्रों के हिसाब से खबर आई कि कांग्रेस की युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच तलवारें टकराने लगी हैं। ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड। तभी रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि किसी भी तरह से राहुल ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। फिर कपिल भी ठंडे पड़ गए। कहा राहुल ने उन्हें खुद बताया कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। आखिर में कपिल सिब्बल ने अपनी ट्वीट वापस लेने की बात कही। बहरहाल कुछ देर बाद सूत्रों ने खबर देना बंद कर दिया तो विपक्ष खुलकर सामने आ गया। उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोला। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पे रहते हो नहीं रहते इसका महत्व खत्म हो गया। आपको पता है लखनऊ में रिक्शे तांगे वाले भी अपने आप को नवाब वाजिद अली शाह का खानदान का बता देते हैं। तो अब ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पड़पोते हैं सबके सब। उनकी नवाबी चली गई और रिक्शे तांगे चल रहे हैं। सही बात करने वाला कांग्रेस में गद्दार है, उनके लिए उसको गद्दार कहते हैं। लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है और जब पार्टी की यह स्थिति हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू परिवार से बाहर भी आना चाहिए। मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गांधी नेहरू परिवार से बाहर भी आना चाहिए। इस बीच देश के कोने कोने से कांग्रेस नेता खत लिख रहे हैं। इन खतों का संदेश सिर्फ एक ही है, राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल लें।
वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बैठक के दौरान राहुल गांधी से कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की कमान को अपने हाथों में ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो कांग्रेस को नया नेतृत्व मिलता है या नहीं, या इस पर अभी और मंथन चलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के मुद्दे में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी और कब क्या मिलेगा, एक नया लीडर कैसे मिलेगा, इसी पर सवाल है हमारा कि क्या गैर गांधी परिवार से होगा कांग्रेस अध्यक्ष। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल क्यों नहीं संभालते हैं पार्टी की कमान। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस में वाकई जनरेशन वॉर चल रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे बनेगी कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष। और चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ वासिम मिश्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है निशांत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है डॉक्टर विशाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव कौशिक हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संदीप द्विवेदी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वासिम जी का ही रुख करते हैं। वासिम जी, अभी खबर ये आई कि अभी सोनिया गांधी ही अगली बैठक तक अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन ये जो बवाल मचता रहा है और काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक अध्यक्ष के लिए इतनी माथापच्ची हो रही है, लेकिन कोई ना ही अध्यक्ष बन पा रहा है। और इतनी माथापच्ची क्यों, क्या वजह आपको लग रही है? सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार के बाहर का होगा। सवाल ये है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर चिट्ठी लिखकर पार्टी को मजबूत करने की राय दे रहे हैं, पार्टी की कार्यशैली बदलने की बात कर रहे हैं, पार्टी में नया जीवन फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के सुझाव दे रहे हैं, तो उन लोगों को पार्टी को इन सब कामों को करने से रोक कौन रहा है? पार्टी चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो। ये चिट्ठी लिखने वालों में करीब 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो लगातार पार्टी के शीर्ष पदों पर रहे हैं। जब पार्टी सत्ता में रहती है तो मंत्री रहते हैं, जब पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हैं, तब भी उनके पास लाल बत्ती रहती है, सारे मंत्री की सुविधाएं रहती हैं और हर तरह के सुझावों को पार्टी का नेतृत्व मानता रहा है। जितने अभी तक महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उन सभी फैसलों में इन्हीं नेताओं की हर तरह की भागीदारी रही है और सहमति रही है। तो अब जब पार्टी इतने बुरे वक्त से गुजर रही है, एक तरह से हम कहें तो राजनीतिक संक्रमण का काल है कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए, तो उस वक्त में इस तरह की बात करना और इस तरह की चिट्ठी लिखना कहीं न कहीं इन नेताओं का जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और लग रहा है कि इन नेताओं को अब लग रहा है कि इसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा की सदस्यता आने वाले साल 1.5 साल में ख़त्म होने वाली है, रिटायर होने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी इस हालत में नहीं है कि इन नेताओं को अब कहीं से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करा सके। और इनके राजनीतिक कैरियर का लगभग 3/4 हिस्सा राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही गुजरा है। ये चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, तो इसलिए इनको अब ऐसे सेफ हाइड आउट की तलाश है जहां से ये राज्यसभा जा सकें, जहां से फिर इस सरकार के करीब रह सकें। और इसलिए इस तरह के सैद्धांतिक मुद्दे उछालने की कोशिश हो रही है। एक तरफ इन लोगों का कहना है कि इनको गांधी परिवार से ऐतराज नहीं है, सोनिया राहुल के नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर चिट्ठी में नेतृत्व के बारे में ही इस तरह की बातें क्यों लिखी जा रही है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेता जो अपने राजनीतिक जीवन के हम कहें तो एक तरह से आखिरी पड़ाव पर हैं और इनको अब एक सुरक्षित रिटायरमेंट की तलाश है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी राज्यसभा की सदस्यता, इनके जो व्यापारिक कारोबारी गतिविधियां हैं वो सुरक्षित रहें और उसको सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की पैतरेबाजी कर रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर नेता हैं जिनके की कारोबारी गतिविधियां हैं, उनके बेटा बेटी बहू अलग अलग तरीके के कारोबार में लिप्त हैं। ज़्यादातर ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं राज्यसभा से, कुछ ऐसे हैं
जो कि दूसरे दलों से नॉमिनेशन करवा के राज्यसभा तक पहुँचे हैं। तो ये वही नेता हैं जिनके बारे में कि सबको पता है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जब चाहे तब इनको कानूनी शिकंजे में जकड़ सकती है। इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध करके ही विपक्ष की राजनीति कर सकें। इनके ब्लड में है कि हमेशा या तो सत्ता में रहना चाहते हैं और नहीं तो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। बिल्कुल। निशांत जी, आपका क्या मानना है कि वाकई ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर अब्बासिन जी ने तो कहा, लेकिन दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि वाकई ऐसा, ये जो 23 चिट्ठियों की बात की जा रही है, उसके बाद भले ही राहुल गांधी ने कहा हो या ना कहा हो कि आपकी बीजेपी से साठगांठ है या नहीं, कपिल सिब्बल का जिस तरीके से ट्विटर पर बयान आना, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का इस तरीके से बोलना, कई और वरिष्ठ नेताओं का इस तरीके से बोलना, एक तरफ तो आप गांधी परिवार के साथ चलना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कैसे सशक्त विपक्ष बन पाएगा? आज के दिन का महत्व तो सिर्फ वो ट्वीट पे आकर के नहीं अटकाऊंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण दिन था जब एक पत्र, जिसको कई लोग डिसेंट का पत्र कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शशि थरूर, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी जैसे लोग जिन्होंने उसमें सिग्नेचर किए थे या डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी कि एक फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए पार्टी का और ग्राउंड पे काम होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे बेटर किया जाए पार्टी को। तो मेरे ख्याल से ये डिमांड तो साल भर पुरानी है, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था प्रेसिडेंट पद से, और तब से इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी का जो उम्र और स्वास्थ्य का मामला है, स्वाभाविक सी बात है कि इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट से हटके अब फुल टाइम चाहिए। एक चीज़ जो अच्छी निकल के आती है कि कांग्रेस में आज भी डेमोक्रेसी है, आप बात रख सकते हैं, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि जब से जन्म हुआ तब से लेके आज तक एक भी केंद्र के उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं बीजेपी के, उसका कभी चुनाव तो होता नहीं है। यहाँ पे फिर भी होता है, यहाँ पे फिर भी लोग बात रखते हैं, चाहे CWC हो चाहे अदरवाइज़। तो अगर इस तरीके की बातें करके कि कांग्रेस में घमासान मचा था, ये मेरे ख्याल से एक साइड हो सकती है सिक्के की। दूसरा पहलू तो ये है कि कांग्रेस के अंदर ये मंथन चल रहा है कि किस तरीके से पार्टी में एक शीर्ष नेतृत्व में फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट बैठे, चाहे वो गांधी इतने सालों से मंथन, इतने सालों से नहीं, आज मैं कह रहा हूँ लगभग 1 साल हुआ, जिसमें 6-7 महीने तो आपके कोरोना काल के चले गए, जिसमें देश नहीं चला तो कांग्रेस पार्टी की क्या बात चल पाती है। देश बंद था कि नहीं था, तो फिर कांग्रेस पार्टी भी बंद थी 6 महीने से। इसलिए वो वाला टॉपिक उतना सनसनीखेज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस को एक प्रेसिडेंट चाहिए, कांग्रेस को प्रेसिडेंट गांधी परिवार से चाहिए, बाहर से चाहिए, ये उनके इंटरनल मैटर्स हैं और CWC तक सीमित हैं। कहने का मेरा तात्पर्य मुख्यतः ये है कि मैं इस बात को इस पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी ने मना कर दिया है कि मैं अब प्रेसिडेंटशिप नहीं लूँगा, उन्होंने और उनके परिवार ने साफ कहा है कि गांधी परिवार से बाहर का भी कोई होगा तो बिल्कुल वेलकम है। तो उसके बाद सिर्फ हमें इंतज़ार करना है, बजाय इसको सनसनीखेज बनाने के। मेरे ख्याल से दूसरे पहलू पे मैं ज़्यादा गौर करता हूँ। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करें CWC की बैठक की, जिसमें मंथन भी अभी भी चल रहा है नए अध्यक्ष के लिए। ऐसे में मैं रुख करती हूँ डॉक्टर विशाल मिश्रा का। डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्या लगता है जो पार्टी अपना लीडर ना ढूंढ पा रही हो, वो बड़े पैमाने पर कैसे लीड करेगी? देखिए दीपाली जी की अभी मैं सुन रहा था कि एक हमारे कांग्रेस के सपोर्टर बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है कांग्रेस में कि वहाँ पर लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। देखिए आज भी अपनी बात लोग CWC में कह रहे हैं। तो मैं मान्यवर से कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस को लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती। 1998 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूअस 19 साल केवल और केवल सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट रही और भारतीय जनता पार्टी का महानुभाव एग्जाम्पल दे रहे थे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितने कार्यकाल में केवल सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट रहीं 19 साल, उतने में बीजेपी के 8 प्रेसिडेंट आए और गए। तो ये लोकतंत्र अपने आप दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात जरा देखिए, अगर 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दिया कि भाई हमें संगठन में बदलाव चाहिए, हमें परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए, तो उनको बीजेपी से जोड़ दिया गया। आज कपिल सिब्बल जी का ट्वीट क्या
क्या दर्शाता है? बाद में शायद राहुल गांधी जी की उनकी और कुछ बात हुई, बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को वापस लिया। मतलब अगर आप अपनी बात कह दे रहे हैं तो भी आप पार्टी में नहीं रह सकते। अगर आपको पार्टी में रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के माला का जाप करना है। अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट जी के साथ क्या हुआ था, ये तो कहिए कि उनकी लॉयल्टी बाद में पार्टी के लिए दिख गई थी तो जो है कांग्रेस में वापस आ गए, वरना उनको भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बाहर क्यों गए? तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ममता बनर्जी जी ने अलग पार्टी क्यों बनाई? शरद पवार जी ने अलग पार्टी क्यों बनाई? तो ये कहना कि कांग्रेस में लोकतंत्र की परंपरा है, ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा अपने आप में मजाक है। इमरजेंसी भूल गए किसकी पार्टी ने लगाई थी? तो लोकतंत्र, कितना बड़ा लोकतंत्र, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का कितना बड़ा घिनौना मजाक बनाया गया था। तो इसलिए ये सब केवल और केवल बेबुनियादी बातें हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकलकर नहीं आ पाई। मैं तो बार बार कहता हूं कि एक तो पहली बात ये, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी। वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनी थी। वहां तो हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था और प्रेसिडेंट चुना जाता था। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था कि नाउ द पर्पज इज सॉल्व्ड, अब इस कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। बेवजह उसको नेहरू जी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पार्टी को जिंदा रखा। आज कितने लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आज़ादी के दौरान बनी थी, और अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करते हैं। तो एक तो पब्लिक के बीच में मिथ्या भ्रम ये फैलाते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप अपने आप को उसी पार्टी का जो है हेरिडिटरी मानते हैं तो उसी पार्टी की परंपराओं का पालन करिए ना। क्यों आप गांधी और नेहरू परिवार से बाहर नहीं सोच पाते हैं? तो अभी तक सोनिया गांधी जी हैं, अब राहुल गांधी जी हैं, बाद में प्रियंका गांधी होंगी और जो है वो जो है उनका बेटा रेहान वाड्रा बनेगा। तो ओवरऑल आप कांग्रेस में अगर हैं तो आपको कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के माला का जाप करना है। परिवारवाद से अगर ऐसा होता डॉक्टर विशाल तो मेरे ख्याल से आज अध्यक्ष पद चुनने के लिए ये मंथन नहीं हो रहा होता, ये मंथन नहीं हो रहा होता आज अध्यक्ष पद को चुनने के लिए। क्या निशांत जी? आप देखिए ना न्यूज में आ रहा है कि आप देखिए ना न्यूज में आ रहा है कि सोनिया गांधी जी अभी भी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मतलब ये देखिए कि उससे बाहर सोचने की क्षमता ही नहीं है। क्यों नहीं आप चुनाव कराते हैं? क्यों नहीं आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? जो व्यक्ति राहुल गांधी 29 साल एक सेकंड डॉक्टर विशाल, एक सेकंड निशांत जी जवाब दे रहे हैं, उनको बार बार रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। देखिए विशाल जी, मैं तो ज़रूर एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, और हाँ, जैसा आपने कहा कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूं, पर आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। 19 साल से अगर कोई हर साल हर बार जब कभी भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो जीत करके अगर वो प्रेसिडेंट बनता है पार्टी का, तो आपकी आंख में क्यों खटकता है? कल को तो आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू 14 साल तक प्रधानमंत्री थे जबकि चुने हुए थे। आप बोलेंगे ये कौन सी बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी। आप देश को सुनने दीजिए। आपको मैं बता दूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको एक लाइन क्लियर कर दूं। विशाल जी, आप तो कल को बोलेंगे 14 साल तक जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो भी कौन सा बड़ा डेमोक्रेसी का सिंबल थे। बोल दीजिए आप किस टाइप की पत्रकारिता हो गई है कि चुने हुए लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जो गुणगान कर रहे हैं, आप एक इलेक्शन दिखा दीजिए जो उनके केंद्रीय सेंट्रल नेतृत्व बीजेपी इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए एक बार हुआ हो। क्या आप एक मौका बता दीजिए कि 2 लोगों ने पर्चे भरे और एक ने विड्रॉ किया और एक जीता? नड्डा जी हो या अमित शाह जी हो या बंगारू लक्ष्मण हो, इनको कौन उस नेतृत्व में बिठाता है? वो नागपुर से क्या फरमान आता है? ऐसे पसंद लोगों को कांग्रेस की डेमोक्रेसी नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है कि क्या कांग्रेस, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि आप कहते हैं गांधी परिवार से बाहर कोई देख नहीं पाता। क्यों देखे? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा उठा करके पब्लिक ने बाहर राजनीति से किया था, और कांग्रेस को जो बढ़त आई थी वो सोनिया गांधी तब से लेके आज तक नाक में दम मचाए हुए भारतीय जनता पार्टी के। तो आप किस बात की आशा करते हैं कि जो पाइवट स्केल पे सेंटर हेल्म पे है, जिसने पूरे बीजेपी का बत्ती बुझाया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो हट जाए? नहीं हटेगी, जाइए, नहीं हटेगी। वो
वो क्षमता गांधी परिवार की जो पार्टी को बांध के रखती है और भाजपा के स्तंभ हिला के रखती है। बट आप हमें इसका एग्जाम्पल बताइए, ये कहाँ लिखा हुआ है, किस पार्टी में लिखा हुआ है कि केवल और केवल एक ही परिवार का व्यक्ति? अरे तो फिर ये उस पार्टी की मर्जी है, ये उस पार्टी की मर्जी है। आपके हिसाब से एक संघ परिवार, एक गांधी परिवार, आप ऐनक लगा के लंबा देखिए, इसके बाहर भी बड़ा देश है। केवल एक ही परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। उस पार्टी की इच्छा है भैया, आप लोग उस पार्टी की इच्छा है। आप कौन होते रोकने वाले, मैं कौन होता हूँ सवाल करने वाला? उस गांधी परिवार ने भाजपा के स्तंभ उखाड़ रखे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो ना। समस्या है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करिए कि आप आज भी गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं, और आप स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी उस गांधी नेहरू परिवार से घबराती है, डरती है और इतनी अपने आप को प्रताड़ित फील करती है कि वो चाहती है कि गांधी नेहरू परिवार ना रहे इस देश में। चलिए ठीक है, एक सेकंड, संदीप द्विवेदी मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर विशाल, अब औरों को भी मौका दीजिए। एक मिनट, संदीप द्विवेदी जी, आपको क्या परेशानी हो रही है? उनके यहाँ बैठक चल रही है, बार बार आप गांधी परिवार पर वो निशाना साध देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बैठक ही नहीं हो रही होती। वो तो राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं उन्हें अध्यक्ष पद पे बने ही नहीं रहना है। कर दूंगी, हम कभी गांधी परिवार को टारगेट नहीं करते, बल्कि हम नेहरू परिवार को टारगेट करते हैं, जो फर्जी गांधी बनके कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते आ रहे हैं। दूसरी चीज, अभी एक हमारे मित्र डेमोक्रेसी और कांग्रेस को बड़ा चढ़ा के बात कर रहे थे। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपना पर्चा दाखिल किया था, 6 साल के लिए उसी समय निष्कासित कर दिया गया था। आप उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो पार्टी खुलेआम कहती है कि वहां एक परिवार का व्यक्ति आजीवन अगर चाहे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रह सकता है। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं होते, कैडर बेस पार्टी है, किसी राज सत्ता की तरह चलने वाली पार्टी नहीं है। हर कार्यकर्ता वोट करता है, 55% इलेक्शन होते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ फर्जी तरीके से नहीं चुने जाते हैं कि आपने पर्चा दाखिल किया और 6 साल के लिए पार्टी के लिए निष्कासित, जिससे दूसरे कार्यकर्ता की हिम्मत भी ना हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दे। आप उस पार्टी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी कौन सी? आप क्या महिला से जो दबाव था कि आपकी बन जाती अगर आप प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लेती, आपकी बछेड़ियां उधेड़ देती मीडिया उस समय अगर आपने प्रधानमंत्री शपथ ली होती, और आपकी वो बातें भी खुल के आ जाती जो आज तक कहीं ना कहीं सिर्फ आप इस देश की बहू है इसलिए आम जनता ने छुपा के रखी। चलिए ठीक है संदीप जी, आऊंगी मैं। परिवार की बात मत करिए। दूसरी चीज, मैं वर्तमान परिस्थिति पे मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, कांग्रेस ने अपने जितने कर्मठ कार्यकर्ता थे, चाहे वो राजेश पायलट हो, चाहे माधवराव सिंधिया हो, और भी प्रणब मुखर्जी जैसे लोग भी रहे, जानबूझ के इनको सक्रिय राजनीति से खत्म किया। खत्म नहीं किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं मान सकते। ये लोग अपनी भी महत्वाकांक्षा थी सबकी। आदरणीय संदीप जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय संदीप मुखर्जी जी का बयान था कि राष्ट्रपति बना के चलिए मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से विशाल जी अपने सवाल करें, फिर ब्रेक लूंगी मैं। आदरणीय संदीप जी से सिर्फ एक छोटा सवाल है कि जेपी नड्डा के सामने किसने पर्चा भरा था वो नाम बता दे, या अमित शाह के सामने किसने पर्चा भरा था ये आप नाम बता दीजिए, बस इतनी गुजारिश है, देश देखना चाहता है। सर मैं 2 शब्दों में आपको बता चुका हूं कि ये कैडर बेस पार्टी, नाम बताइए ना, के अंदर में चलने वाली पार्टी। तो आपको तो इलेक्शन कमीशन के रूल तक नहीं पता, इसका मतलब पार्टी पे भी लागू होते हैं। ठीक है संजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास। भारतीय जनता, अरे आप अपनी बताइए, आप अपने घर का बताइए, आप बताइए नड्डा साहब के सामने किस व्यक्ति ने पर्चा भरा था, अमित शाह के सामने किस व्यक्ति ने पर्चा भरा था, बंगारू लक्ष्मण चोर के सामने, क्योंकि वो तो कन्विक्ट हुए थे, किसने पर्चा भरा था, नाम तो बताइए। बने हुए लौटेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे, संजीव जी के पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक फॉर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी का रुख करते हैं। संजीव जी, क्या लगता है ये जो 7 घंटे तक बैठक चली, आज भी कोई नतीजा नहीं निकल कर आया, और इससे पहले भी बैठक चली उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल कर आया, तो क्या कहा जाए, ये जो बैठक हो रही है ये देखने के लिए हो रही है कि कौन किससे खपा है, कौन किससे नहीं? क्योंकि अभी इतने साफ तौर से बाहर निकल के नहीं आया था जितना आज समझ में आया कि अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा लोगों में मतभेद है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, यहाँ पर नहीं बढ़ पा रही है। ये बार बार कह रहे हैं, बूथ स्तर तक अभी भी यहाँ पर मजबूत नहीं हो पा रही है कांग्रेस पार्टी। कोई लीडर अपने क्षेत्र में जाना नहीं चाहता सिवाय राहुल गांधी को छोड़कर।
देखिए, हम लोग बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किसी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में कितनी मजबूती है उसको जानने के लिए हम लोग बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लगातार ये बात चर्चा में आ रही है कि अंदर में जो खलबली मची है उसको दो तरह से लोग देखने वाले देख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि यदि 23 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित एक चिट्ठी यदि पहुंचती है पार्टी के आला कमान के पास और उस पर बैठ करके पार्टी यदि राय विचार करती है तो लोकतंत्र जिंदा है, तभी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। यदि वो सारे लोग जो बैठ करके इस तरह से अब विचार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इसको फूट के तरह देख रहे हैं, वो लोग उस पार्टी के बारे में जरा बताएंगे कि है किसी में इतनी हिम्मत कि देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने इस तरह की बात और विचारधारा, या जिस मामले में भी यदि किसी तरह से कोई विचार के विपरीत यदि अपना विचार रखते हो तो वो रख पाएँ, इतनी उदारता के साथ और मजबूती के साथ रख पाएँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। एक हुआ करते थे के एन गोविंदाचार्य हुआ करते थे, मैं इस शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, कि उन्होंने एक बार शीर्ष नेतृत्व के चाल चेहरा और चरित्र की बात कर दी थी। वो कहाँ गए आज तक पता नहीं है लोगों को, किस प्लेटफॉर्म पे हैं वो। उसके बाद में आप देखेंगे तो तमाम तरह के ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे, खास करके यदि सत्ता पार्टी के बारे में बात करूं तो वो लोग आपको दिख जाएंगे जिन लोगों ने भी कभी हिमाकत की कि एक लाइन भी हम सरकार के या फिर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ में बोलने की कवायद करें, तो वो आज भी मार्गदर्शक मंडल में आपको दिखाई देंगे और उनकी जुबान पर टेप साट देने की बात होती है। वो लोग लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर दूं, आप कहते हैं कि यहाँ बोलने की आज़ादी है, उससे आपको परेशानी है और आप ये कहते हैं कि चुन क्यों नहीं लेते। आप हमें ये बताइए कि रक्षा मामले की बात हो आप घोषणा करते हैं, वित्त मामले की बात हो आप घोषणा करते हैं, आपने अपने मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग की बात हो आप घोषणा करते हैं, आपने अपने यहाँ अपने मंत्रालय के मंत्रियों को जो संभाल रहे हैं जिम्मा, उनको कितनी आज़ादी दी है आपने। सारे लोग चारण के जैसे पीछे लगे हुए हैं और एक लाइन भी अपने मन से वो कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि जहां एक तरफ इतनी छूट तो है कम से कम कि हम अपनी बात कह सकें, रख सकें, और उस पर पार्टी विचार कर रही है, और इसे आप कह रहे हैं कि आंतरिक टूट है। ये आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही परिवार का कब्जा है इस पर, इसे आप कब्जा कहते हैं। 60 सालों तक देश की जनता ने यदि प्यार और स्नेह दिया और सर माथे पे बिठा के रखा तो वो प्यार था, स्नेह था। आप उसको दूसरे तरह से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और 6 सालों में इतने इजराने लगे, आप खत्म करने की कोशिश करने लगे। अरे साहब, पार्टियां आती और जाती हैं, नए सिरे से कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आज भी जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो एक बूढ़ा आदमी जो जिसके बारे में जी, तो एक बात क्यों नहीं बन पा रहा है संजीव जी, ये भी तो सवाल है ना कि बैठकें हो रही है लेकिन मत नहीं बन पा रहा है। यहाँ अपनी अपनी बातें तो रखी जा रही है, नाराजगी भी जताई जा रही है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों? निश्चित तौर पे विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार में, और विपक्ष अभी जो अपनी भूमिका निभा रहा है उसमें जो विपक्ष के सारे लोगों को सम्मिलित होकर के एक मजबूती के साथ कांधे से कांधा मिला करके और जमीनी, मैं बार बार कहता हूं कि जमीनी जो कार्य करने की जरूरत है उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखा, उन लोगों का मत ये था कि हम जमीनी स्तर पर अपने आप को कैसे सुधारें, और अंतरिम की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अस्थायी तौर पर फुल टाइमर एक ऐसा अध्यक्ष हो जो फुल टाइमर हो, और लगातार जिस तरह से हम यदि राहुल गांधी की बात कर लें, पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगी तो लगातार जिस तरह से सक्रियता के साथ सरकार पर उन्होंने प्रहार किया है, चाहे वो चाइना के मामले की बात हो या इस अभी लॉकडाउन के मामले में सरकार की जितनी विफलताएं रही हैं। बिल्कुल, सवाल ये है कि राहुल गांधी तो सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन जब अध्यक्ष पद की बात आ रही है तो कोई जिम्मेदारी लेने से क्यों बचता नजर आ रहा है। अब वासन जी का रुख करती हूँ। वासन जी, क्योंकि आपने राजीव गांधी के कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से समझा, आप इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से समझते थे, और आज ये क्या वजह है जो कांग्रेस पार्टी में इतना ज्यादा बिखराव, इतना गैप नजर आ रहा है? किसकी कमी आपको नजर आ रही है? क्या वाकई ये जो बात की जा रही है यंग वर्सेस जो यहाँ पर जो बुजुर्ग नेता हैं उनके बीच की जो तनातनी है, क्या वाकई ये गैप है जिसकी वजह से आज इतना बिखराव हो गया है कांग्रेस पार्टी में कि एक अध्यक्ष पद के लिए इतनी माथापच्ची? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों के आज के जो चर्चा का मुद्दा था वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है नेतृत्व की खोज को लेके, उस पर था। इसमें बीजेपी और बीजेपी में कितने लोकतंत्र हैं और कितने लोग बीजेपी में लायक थे, कितने नालायक थे, उस पर चर्चा करने का मकसद नहीं था। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा हम लोगों के चर्चा का जो रहा है वो थोड़ा भटक गया था।
सबसे पहले जो अहम सवाल है वो राहुल गांधी की पर्सनालिटी को लेके है, और उनकी पर्सनालिटी को लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कंटिन्यूअस चर्चा होती रहती है और विपक्ष में भी होती रहती है। राहुल गांधी पावर तो सब इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई देता है। जब 10 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, कई मौके पर राहुल गांधी को खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऑफर किया था कि वे मंत्रिमंडल में कोई भी पद ले लें, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और चलाना भी चाहते हैं वो रिमोट कंट्रोल से। जब सरकार थी तो सरकार को चलाना चाहते थे, जब विपक्ष में हैं तो संगठन को चलाना चाहते हैं। तो राजनीति में और सक्रिय सार्वजनिक जीवन में इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो पाती हैं कि आप पावर तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा डमी चाहते हैं कि एक डमी व्यक्ति रहे, जब कोई बात हो तो उसको आगे कर दिया जाए, और जब पावर एंजॉय करने की बात हो तो आप खुद उसको एंजॉय करें, सारे फैसले आपके मन मुताबिक हों, आपकी मर्जी से हों। तो शायद यही सबसे बड़ा कारण है जो कि कांग्रेस के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति पैदा करता है। कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक घुटन और बेचैनी पैदा करता है, और कांग्रेस के तमाम बुजुर्ग और नौजवान दोनों पीढ़ी के अंदर उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके एक अंदेशा पैदा करता है। जब तक राहुल गांधी अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक न तो संगठन के अंदर वे सबको साथ लेके चल पाएंगे और न एक सक्रिय सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। आज की तारीख में देश में 3 कामयाब हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस से निकल के बनी हैं। एक शरद पवार जी की पार्टी है, दूसरी ममता बनर्जी की पार्टी है, और तीसरी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। ये तीनों नेता भरसक कोशिश किए कि कांग्रेस में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने अपने राज्यों की प्रॉब्लम को हाईलाइट करें और वहाँ कांग्रेस के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। लेकिन यही दिल्ली की जो कोटरी थी, कभी सोनिया गांधी की, कभी राहुल गांधी की, उस कोटरी ने इन नेताओं को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया। नतीजा क्या हुआ? तीनों कांग्रेस से अलग हुए, अलग अलग पार्टियां बनाए। आज 3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। दूसरी बात, जो 23 लोग चिट्ठी लिखने वाले या दस्तखत करने वाले हैं, इन 23 में करीब 1.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि उस डिसीजन मेकिंग बॉडी के हिस्सा रहे हैं, जिनके सामूहिक निर्णयों के चलते इन तीनों पार्टियों का जन्म हुआ है, चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो। गुलाम नबी आज़ाद जब से हम लोग जर्नलिज्म में आए हैं तब से देख रहे हैं और सुनते हैं कि वो राज्यसभा में नॉमिनेट होते रहे हैं। एक अरसा हो गया गुलाम नबी आज़ाद को चुनाव जीते, एक बार बमुश्किल चुनाव जीते थे और दोबारा फिर चुनाव हुआ तो जमानत नहीं बचा पाए। देश में सरकार में कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं है और संगठन में जिस पद पर गुलाम नबी आज़ाद न रहे हों, और आज वही गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो अभी तक मजबूत करने की जिम्मेदारी क्या उनके कंधे पर नहीं थी? आज एक बहुत अच्छा चिट्ठी निर्मल खत्री ने लिखा है, जो फैजाबाद से कांग्रेस के एक बार एमपी रहे हैं, कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष रहे यूपी के, फिर यूपी कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। अब बहुत संजीदा नेता माने जाते हैं, उनको सभी दल के लोग बहुत प्यार करते हैं। निर्मल खत्री ने इन्हीं 23 नेताओं की चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी सार्वजनिक की है और उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। उनका पहला सवाल यही है कि सांगठनिक चुनाव किन लोगों ने रोका? राहुल गांधी तो ब्लॉक स्तर तक संगठन का चुनाव कराना चाहते थे, तो यही 23 नेता थे जो कि सांगठनिक चुनाव को बीच में रोकवा दिया। राहुल गांधी तो चाहते थे कि संगठन के बीच से लोगों को लाया जाए ऊपर, तब इन्हीं नेताओं ने नॉमिनेशन की पॉलिटिक्स शुरू की और अपने अपने चहेतों को नॉमिनेट कराया, खुद भी नॉमिनेट होते रहे। तो इस तरह के और भी तमाम सवाल है जो कि निर्मल खत्री ने उठाए हैं। मेरा ये कहना है कि जो लोग आज चिंतन की आवश्यकता बता रहे हैं,
चिंतन की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। संगठन आज इस बदहाली में है तो उसके लिए वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि गांधी परिवार है, जितना कि सोनिया गांधी है, जितना कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने उन्हीं लोगों को आगे करके संगठन और सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी। तो इसलिए अब वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हाँ, उनको अगर अपना पॉलिटिकल हाइड आउट चाहिए, सेफ हाइड आउट की तलाश है। कुछ लोग शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं और कुछ लोग जगन मोहन रेड्डी से बात कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अलग एक पैरेलल संगठन बनाया जाए और उसके जरिए एक ग्रैंड अपोजिशन यूनिटी के नाम पर इन तीन संगठनों में जो कि कांग्रेस से अलग होकर बने हैं उनसे कोई तालमेल करके अपना फिर पॉलिटिकल फ्यूचर सुनिश्चित किया जाए। तो उनका अपना फैसला है, लेकिन वो छद्म ना करें, वो एक ढोंग ना करें कि वो पार्टी के लिए चिंतित हैं, वो देश की जनता के लिए चिंतित हैं। वो सिर्फ अपने लिए चिंतित है और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए चिंतित है और अपना कारोबार बचाने के लिए चिंतित है। जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, उसको बचाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, एक ये अलग विश्लेषण है यहाँ पर वासन जी का जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर निशान जी, एक अब राहुल गांधी की बात क्योंकि हो रही है तो इस पर ये भी आता है कि राहुल गांधी क्या जानबूझ के ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं, क्योंकि जिन जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन लोगों ने उनको धोखा दिया, चाहे वो सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, ये सभी लोग। और जिनको प्रमोट किया जाता है, जैसा कि वासन जी बोल भी रहे हैं, वो कभी अपने क्षेत्र में चुनाव जीते ही नहीं हैं। तीन मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो ये, मैं इस लेटर को लेटर ऑफ डिसेंट नहीं मानता, क्योंकि अपना अपना देखने का तरीका होता है। मैंने भी इस लेटर की जो अंडरस्टैंडिंग ली है वो ये नहीं कह रहे हैं कि गांधीओं तुम लोग हट जाओ। इस लेटर में कहीं नहीं लिखा है। इस लेटर में मैंने कहीं नहीं मुझे कोई एक लाइन नहीं मिली कि आप लोग हट जाओ और हम लोगों को आने दो, ये आप लोगों अनडेमोक्रेटिक चला रहे हो। लेटर की लाइन बहुत क्लियर है कि फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए जिसका इलेक्शन होना चाहिए। इसके उपरांत इसके अंदर कोई सनसनीखेज बात नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई इलेक्ट करेंगे तो आएंगे, पर वो अपना पर्चा ही नहीं भरना चाहते। उन्होंने ली थी, वो प्रेसिडेंट रहे पार्टी के, उनको वो नहीं डिलीवर कर पाए। उन्होंने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि भाई मैं नहीं डिलीवर कर पाया, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, बहुत बड़ी बात है कि आप एक, चाहे जो भी रिजल्ट आया हो, 2019 का रिजल्ट बहुत बुरा आया इन लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन अंततः राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने ये अपने सर पे लिया और ये कहा कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए मैं रेजिग्नेशन देता हूँ। क्या किसी भी पॉलिटिशियन में इतनी हिम्मत होती है? ये अपने आप में सवाल है। अब हिम्मत से आगे बढ़ करके देखते हैं कि फिर आगे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, चाहे परिवार के अंदर से मिले, चाहे कांग्रेस परिवार के अंदर से मिले, जहाँ से भी मिले, जो इस चीज़ को अब आगे बढ़ाए। क्योंकि सोनिया गांधी जी की हेल्थ नहीं परमिट करती, उम्र नहीं परमिट करती, इसीलिए वो कह रही है कि मैं इंटरिम प्रेसिडेंट आगे नहीं रहना चाहती। अब इस चीज़ का इनके आगे आने वाले दौर में जितनी भी मीटिंग्स होनी है इनकी, उन लोगों ने आपस में डिसाइड करना है। लेकिन इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना एक आंकलन है, क्योंकि कांग्रेस में, और ये जो हालिया कांग्रेस के अंदर पिछले 15 साल से जो आप गांधी परिवार से घबरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो इसीलिए घबरा रहे हैं कि 2004 का रिजल्ट जो आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं था। और उसके बाद की राजनीति में भी, चाहे कांग्रेस के नंबर कम हो गए हैं केंद्र में, लेकिन आप देख लीजिए 2009, 2014, 2019 कांग्रेस का जो वोटर टोटल था, तकरीबन 11 से 12 करोड़ वोट जो मिलते थे वो बरकरार हैं। मैं मानता हूं कि वोटर्स की संख्या बढ़ गई है, सेक्युलर वोट डिवाइड हो गया है, लेकिन कांग्रेस का करीब 12 करोड़ वोटर वहीं का वहीं है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, इसलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कूद पड़ती है कि तुम इलेक्शन कराओ, तुम वो कराओ, अपने घर कराओ ना। एक नाम नहीं बताया कि नड्डा जी के और अमित शाह के सामने किसको खड़ा किया। क्या वाकई लग रहा है कि यहाँ पर अब बीजेपी जबरदस्ती इसमें कूद जाती है? क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पर एक राहुल गांधी ही है जो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका जवाब सीधे तौर पर बीजेपी नहीं देती है। और सही निकल रहे। नहीं, देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना
हम क्यों, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्यों दीवानी होगी? ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, ये कांग्रेस समझे, ये कांग्रेस जाने। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझको इल्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा, अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लो। भारतीय जनता पार्टी को आप इल्ज़ाम मत दीजिए, अपने कदमों से पूछ लीजिए कि आपके अंदर क्या घट रहा है। रही बात ये कि राहुल गांधी जी बार बार बीच में आके अटैक कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ये हुआ, ऐसा होना चाहिए था, रोज़ अर्थव्यवस्था पर एक वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा कि जब सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो कितनी बार संसद में खड़े होकर इन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया था? कितनी बार कांग्रेसियों ने अर्थव्यवस्था के ऊपर रैली की थी? तब तो जब पार्लियामेंट चल रहा था तब तो काली पट्टी बांध कर आए थे CA NRC के ऊपर, तब तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करनी थी, तब तो सड़कों पर अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करनी थी, तब गरीबी नहीं थी, तब बेरोजगारी नहीं थी। गरीबी आज की है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। 60 साल तक आप सरकार में रहे, गरीबी हटाओ का नारा दिया, आज भी भारत गरीब है, और आप इल्ज़ाम हम पर दे रहे हैं। तो यही उन 23 लोगों ने लिखा है कि ज़मीन पर आकर काम करना पड़ेगा। ये जो आप वीडियो बनाते, ट्वीट बना के, इससे नहीं करने वाला। आप जमीन पर आइए, काम करिए, एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाइए, और जो ये आंतरिक संगठन है उसको मजबूत करिए। कांग्रेस की प्रॉब्लम है, इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश होती है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देगी तो भारतीय जनता पार्टी सवाल करेगी कि सूप बोले तो सूप, चलनी नहीं बोलती जिसमें 72 छेद होते हैं। विशाल जी, आप पत्रकार की हैसियत से आज बैठे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में संदीप जी बैठे हैं, वो अच्छा जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी बातचीत लग रहा है कि आप भूल जा रहे हैं कि आपकी आज की भूमिका क्या है, पत्रकार वाली है कि बीजेपी के प्रवक्ता वाली है? डॉक्टर विशाल, आवाज नहीं पहुंची होगी। कोई बात नहीं, संदीप आप बोलिए कुछ। बहुत सही बात थी, बात से समझती कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को गैर की शादी में अब्दुल्ला दिवाने वाली की कोई जल्दबाजी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का फिक्स टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी को लिंक में जाती है। कोरोना काल में बता दीजिए, गांधी परिवार से लोग समझने के लिए गए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहती है, जनता उसके साथ है। संदीप जी, कोरोना काल में कांग्रेस उतरी है सड़कों पर, और वो उतरती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, उससे भी एक आगे वो करती है अपने गांधी परिवार के लिए, एक परिवार के लिए, वो किसी के लिए नहीं करती। दूसरी चीज लोगों ने अच्छा, आप बताइए, अभी जितने मुद्दे चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहाँ गलत बोला है? हाँ, एक मिनट आऊंगी निशांत जी। अभी आप बताइए, क्या अर्थव्यवस्था नहीं डूब रही, बेरोजगारी नहीं है? आप बताइए, इसमें बताइए उसमें क्या गलत कह रही कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? ट्वीट किया या वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बता तो सच्चाई रहे ना, लेकिन उसका जवाब बीजेपी कभी भी नहीं देती है। घुमा फिरा के जरूर आपके पास आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? आपने एक बार भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? आपको एक बार भी लग रहा है अभी जो NET बच्चे जो है नीट के, उनको जो परेशानी है उसको लेकर आपने एक बार भी सोचा? देखिए, परेशानी को लेकर आपको एक बता दूं कि सरकार नहीं कर रही है। नीचे बस के घर में नहीं जाके इकोनॉमी डाउन गई है, तो वोट में जाके चलिए संदीप जी से एक छोटा सवाल है। जितना अच्छा मेरे बस समय कम है, निशांत जी एक मिनट, मैं संजीव जी के पास और जरा से रोक कर लेते हैं। संजीव जी आप और बोलिए, फिर मैं निशांत जी के पास जाऊँ। संदीप जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। संजीव जी। हाँ संजीव, बोलिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में दो बेटे बेटी और माँ के बीच में जिस तरह से ये हम भूल जा रहे हैं कि आखिर किसके हाथ में कमान है और कौन क्या चाह रहा है। ये तय होना चाहिए कि आखिर में एक नौजवान के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में, या प्रियंका गांधी के हाथ में, या सोनिया गांधी के हाथ में कमान है, और उसके हिसाब से एक रणनीति बना के आगे चलने की ज़रूरत होगी। ये बीच का रास्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अहितकर है, मेरा मानना ये है कि ये तय होना चाहिए। और रही बात सोनिया गांधी की बात,
तो सोनिया गांधी की वाकई स्थिति बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से वो चाहती हैं कि वो अपने इस कार्यभार से मुक्त हो वो। और राहुल गांधी ने चूंकि 19 में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उसके बावजूद अनुकूल नहीं रिजल्ट आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने भी स्पष्ट बोल दिया कि मैं नहीं रहना चाहता इस पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए क्या अभी भी गांधी परिवार के साये की जरूरत है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वाकई अभी भी गांधी परिवार की जरूरत होगी और गांधी परिवार ही पुनः इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल करूंगी मैं वासिन जी से छोटा सा, लेकिन निशांत जी आप अपनी बात पूरी करिए फिर जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने फरवरी के महीने में 2020 में कहा था कोरोना की सुनामी आने वाली है, तब भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने उनका मजाक उड़ाया था। आज संदीप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके माध्यम से मैं देश को मुबारकबाद देता हूं कि 31 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, 57,000 से ज़्यादा कोरोना की डेथ हो चुकी हैं और आपके लिए ये मजाक था। बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, आप पे फीडबैक। ठीक है, मेरे पास समय कम है, इसलिए वासिन जी एक सवाल आखिरी ये है। संदीप जी एक मिनट, मेरे पास समय कम है, मैं आखिरी, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है। जब सर बात यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर ही अड़ी रहती है कि घूम फिरा के, फिर क्या वजह है कि जैसा कि आपने भी बोला कि अगर कोई और भी अध्यक्ष होता है तो चाहते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलाएं, तो फिर ये जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? एक अच्छा नेतृत्व अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी आगे ही बढ़ेगी, फिर ये क्यों मुकरा जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस में एक वर्टिकल स्प्लिट तो होना है, वो चाहे महीना 2 महीना बाद हो या 1 साल बाद हो, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन होगा और ये पहली बार नहीं होगा। जब जब कांग्रेस पार्टी संकट में आई है, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से अलग रही है, तब तब कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ है। इंदिरा गांधी के भी टाइम में हुआ, राजीव गांधी के भी टाइम में हुआ, सोनिया गांधी के भी टाइम में हुआ था कि अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए थे और बाद में सोनिया गांधी के ही इनिशिएटिव पर वे लोग वापस आए। तो एक बार फिर कांग्रेस में स्प्लिट तो अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात ये भी सच है कि कांग्रेस का रिवाइवल भी गांधी परिवार के ही हाथ में है। इसलिए कहा जाता है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। एसेट तब होता है जब कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होना होता है और लाइबिलिटी तब बन जाता है जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कंप्लेसेंट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सत्ता के मद में इतने खो जाते हैं कि कार्यकर्ताओं और जनता के हित को भूल जाते हैं, तब कांग्रेस पार्टी का पतन होने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट और लाइबिलिटी दोनों भूमिकाओं में अपनी भूमिका निभाता रहा है और आने वाले समय में भी यही होगा। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होना तय है, वक्त चाहे और जितना लगे, लेकिन स्प्लिट से कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस पार्टी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस में आगे क्या होता है, क्या स्प्लिट होता है, आगे नहीं तो आगे आने वाला समय ये बताएगा। बहरहाल आज जो मंथन चली है उसमें ये बात तय है कि कोई नया अध्यक्ष नहीं बना, सोनिया गांधी ही अभी तक जो खबर है वो अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी आगे की AICC की बैठक तक। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.